So, this is your channel Vision of Physics by DP सिंह। आज हम क्यूज़ 3 लेके आपके सामने हैं। आज इस क्यूज़ 3 बताएंगे आपको। एक सवाल पहला है, ए थिन स्फेरिकल conducting cell of radius r has a charge q, another charge capital Q is placed at the center of the cell. The electrostatic potential at a point P, a distance r by 2 from the center of the cell is 2q upon 4 pi epsilon naught r, 2q वगैरह वगैरह। ये चार ऑप्शंस है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? एक थिन स्फेरिकल सेल है, एक थिन स्फेरिकल सेल बना दीजिए। इसकी रेडियस है कैपिटल R और यहाँ पर चार्ज है कैपिटल स्मॉल q। और इसके सेंटर पर है कैपिटल Q और यहाँ से r/2 दूरी पर P पॉइंट है। इसी P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये चार्ज और इस चार्ज के चलते निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अगर सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो तो सभी के चलते अलग अलग निकाल लो और उसको सिंपली साधारण एडिशन के नियम से ऐड कर दो, क्योंकि वेक्टोरियल एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है। तो यहाँ पर दो चार्ज, एक कैपिटल Q एक स्मॉल q। तो कैपिटल Q के चलते यहाँ पोटेंशियल निकालो और स्मॉल q के चलते यहाँ पोटेंशियल निकालो और दोनों को ऐड करो। तो कैपिटल Q के चलते पोटेंशियल जो होगा V1 मान लेते हैं, तो वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा r/2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r। फिर स्मॉल q सरफेस पर रखा हुआ है, इसके चलते पोटेंशियल निकालनी है इस पॉइंट पर। तो आपको पता है हॉलो स्फीयर के अंदर में किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो तो वो होता है KQ बटा कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो अगर इसके चलते भी यहाँ पोटेंशियल निकालना हो, इस चार्ज के चलते इसके अंदर से लेकर के कहीं सरफेस तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा और वो होगा KQ बटा कैपिटल R के बराबर। तो ये जो है V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। ये हो गया स्फीयर वाला चार्ज है उसके चलते, और इस सेंटर पर चार्ज रखा है उसके चलते ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटा R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये, तो ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन, 3 चार्जेज -Q1 प्लस Q2 एंड -Q3 है ना, ये भी -Q3 है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स का फॉर्मूला हुआ और कंपोनेंट के माध्यम से एक वेक्टर को कॉन्सेप्ट लिया। इसी दो कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इस पर पहले फोर्स निकालिए। फोर्स आपको निकालना है इस पे। हमारे लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड जो सवाल हम करवाए हैं उसमें आप देखेंगे कि चौथा टाइप्स हम बताए थे, पांचवा टाइप्स बताए होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के चलते फोर्स निकालना था। उसी टाइप से कंसर्न ये सवाल है और ये सवाल IIT JEE में आया हुआ भी है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इसी टाइप से है। तो इसलिए आप अगर लेक्चर को अच्छे से देखो तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, लेकिन उसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो आप बताओ ये -Q और -Q के चलते क्या होगा? रिपल्सन।
और ये जो फोर्स लगेगा उसको क्या करेंगे आप, F13 माने 1 पर 3 के द्वारा, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन, किधर, इस तरफ, इसका नाम क्या रखेंगे आप, F12 मतलब 1 पर 2 के चलते। अब आप क्या करें, F12 को पहले लिख दें, होगा कितना, चार्ज यानी K कांस्टेंट जो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, तो K को कांस्टेंट ले लेते हैं, 1/4πε0 की जगह पर K ले लेते हैं, तो Q1 Q2/b²। और उसी तरह से F13 माने इनके और इनके बीच में ये हो जाएगा K Q1 Q3/a²। तो ये 1-2 हो गया और ये 1-3 हो गया। अब आपको यही दो फोर्स है, ये दोनों फोर्स का एक्स कंपोनेंट पूछा है, तो ये वाला जो फोर्स देख रहे हैं आप, ये तो कंप्लीट एक्स एक्सिस में है ही, इसका सारा का सारा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ही हुआ, और ये जो है इसका कंपोनेंट आपको इधर तोड़ना पड़ेगा, इधर तोड़ना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, F13 cos थीटा, और इधर क्या होगा, F13 sin थीटा। यानी x कंपोनेंट की तरफ कौन कौन हुआ, F12 और F13 sin थीटा। द टोटल फोर्स along x axis 1-2 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू F12 का वैल्यू बताइए यहाँ से, K Q1 Q2/b² प्लस F13 का वैल्यू K Q1 Q3/a²। और ये प्रोपोर्शनल पूछा है, तो प्रोपोर्शनल तो K तो हो गया आपको कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनल में क्या हमारे पास आ जाएगा, इसमें से आप कांस्टेंट ले सकते हैं, Q1 को आप ये दिस इज इक्वल टू K, Q1 दोनों में है इसलिए Q1 लिख दीजिए कॉमन, और यहाँ पर आ जाएगा Q2/b² और यहाँ पर आ जाएगा Q3 ये साइन थीटा भी होगा, ये साइन थीटा, Q3/a² साइन थीटा। तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट हो गया, तो इसी का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये माइनस है, ये Q2/b² Q3/a² साइन थीटा, ये ऑप्शन मैच कर गया, और किसी में तो नहीं है, ये माइनस है, ये तो बी इसका आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं किए, इस पर फोर्स निकाले, एक्स कंपोनेंट तोड़ लिए, और जो रिजल्ट आया वो हम लिख लिए। यानी थोड़ा सा कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा वेक्टर का कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट मिलकर के ये सवाल बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और ये थर्ड सवाल, तीसरा सवाल है क्यूज का। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम a common point by two massless strings of length L are initially a distance d much less than L apart because of their mutual repulsion. The charges begins to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, charges approaches each other with velocity v. Then, as a function of distance x between them, ये ऑप्शंस 4 हैं। हम इस तरह का सवाल अपने लेक्चर्स में किया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पिथ बॉल। तो उसमें 2 पिथ बॉल रहता था, इसी तरह से हैंग किया हुआ रहता था। ये पिथ बॉल पर सवाल हमने करवाया था, लेकिन यही पिथ बॉल पर सवाल IIT JEE में आया हुआ है, स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है बात में।
तो क्या है मैं समझता हूँ। ये दोनों पिथ बॉल कॉमन पॉइंट से लटक रहा है, हैंग है, दोनों लेंथ एल है, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ एल है, और शुरू में ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, शुरू में एक दूसरे को रिपेल कर रहा था। फिर कांस्टेंट रेट से यहाँ से चार्ज लीक होने लगा और कांस्टेंट रेट से यहाँ से भी चार्ज लीक होने लगा, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों में अट्रैक्शन शुरू हो गया। अब कहता है कि जो अट्रैक्शन शुरू हुआ इसके वजह से दोनों में स्पीड भी आ जाएगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा। तो जैसे जैसे एक दूसरे से पास आएगा, शुरू में इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, और जैसे जैसे पास आता रहेगा हर पॉइंट पर ये डी बदलता जाएगा, इसलिए हम इसको एक्स वेरिएबल मान लिए हैं। कभी किसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट एंगल थीटा बना रहा था उस समय इसके बीच का सेपरेशन को हमने एक्स मान लिया है। और तब हमको बताना है कि जो दोनों चलना शुरू होगा, ये भी v स्पीड से आएगा और ये भी v स्पीड से आएगा, तो वो v इस x के किस तरह के प्रोपोर्शनल होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें सेलेक्ट करना है। तो सवाल अच्छे से समझ गए होंगे कि दो पिथ बॉल जो कि शुरू में रिपेल कर रहा था, इसका मतलब आइडेंटिकल चार्ज था, और वो दोनों कांस्टेंट रेट से, मतलब दोनों का चार्ज का लीक होने लगा, जिसके वजह से लीक होना मतलब सराउंडिंग में लीक हो रहा है चार्ज, तो इसके वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। और तब जब अट्रैक्शन होगा तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में वेलोसिटी होगी जो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, ये डिस्टेंस x से डिपेंडेंट होगा। तो ये जो दोनों का वेलोसिटी अप्रोच का होगा वो x से कैसे डिपेंडेंट है, x से कैसे प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको करते हैं t cos थीटा mg, t sin थीटा fe, t से t कट गया, ये काम हम अपने लेक्चर्स के सवालों में पिथ बॉल पर प्लेयर में यहाँ तक तो हम किए ही किए हैं, जो कि कॉमन बात होती है। टी का कंपोनेंट इधर साइन इधर कॉस, ये एम जी, और ये जो रिजिड फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है वो एफ ई, तो ये इसको बैलेंस किया और ये इसको बैलेंस किया, इसी आधार पर ये लिख दिया। अब आगे की बात हम क्या करेंगे इसमें कि जो एफ ई लगेगा है ना, वो एम जी टैन थीटा के बराबर है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, जगह का अभाव है इसलिए। तो ये देखिए साइन थीटा को अगर आप लिखना चाहें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ये भी x/2 हो जाएगी। तो साइन थीटा क्या होगा, x/2 अब बटा l, हाइपोटेन्यूज l। फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू टैन थीटा हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू भी थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर टैन थीटा हो जाएगा जब एंगल स्मॉल होगा। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन है, साइन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू थीटा फॉर अ स्मॉल एंगल, टैन थीटा नियर अबाउट इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी जहाँ साइन थीटा था वहाँ हम टैन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर आप आइए, एफ ई एम जी और टैन थीटा के जगह पर आप यहाँ से वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा आपका x/12। ये टैन थीटा के जगह पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया आपका रिजल्ट। और अब स्पेस की थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। आपके पास तो क्वेश्चन आ ही गया है।
तो एफ ई के जगह पर मतलब इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर, इसमें भी चार्ज क्यू मान लीजिए, इसमें भी चार्ज क्यू मान लीजिए। अब बटा में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एक्स अपॉन 2l। तो इसलिए आप क्यू स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ऐसे लिखते हैं। क्योंकि हमारा सवाल जो है प्रोपोर्शनलिटी पर ही था, इसलिए मैंने प्रोपोर्शनल की बात कही। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2q dq अपॉन dt, ऐसा है डिफ्रेंशिएटिंग with respect to time on both sides, 2q dq upon dt proportional to 3x square dx upon dt। और जब प्रोपोर्शनलिटी की बात चल रही है तो ये नंबर भी इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं क्यू डी क्यू अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू डी एक्स अपॉन डी टी। और फिर क्या हो जाएगा, आपको ये जो कहा है कि चार्ज लीक करने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, तो चार्ज लीक करने के रेट को ही आप डी क्यू बाई डी टी कहेंगे। तो ये क्या है, दिस इज योर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3 इंटू भी, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर, सॉरी स्क्वायर था, इनफैक्ट ये गलती हो गई है, यहाँ पर स्क्वायर है। क्यूब का डिफ्रेंशिएशन किए तो 3x स्क्वायर हुआ था, तो x स्क्वायर है, नंबर्स को तो कोई मतलब नहीं प्रोपोर्शनलिटी में, तो इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब एक और बात, यहाँ से आप Q को रिप्लेस कर दीजिए कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर Q था, Q स्क्वायर, तो Q क्या होगा, x के पावर 3/2, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर भी, और तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 अब बटा x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x के पावर 3/2 माइनस 2, है ना। तो दिस इम्प्लाइज x के पावर -12, ये यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर -12 होगा। बाकी ऑप्शन तो मेरा मिट गया है, इसका ऑप्शन डी आंसर था, तो डी चलो बच रहा है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो ये आज का सवाल था 3। ओके।